डी मतलब द ब्रॉगली, THE जैसे द राजेंद्र प्रसाद होता है, उसी तरह एक जर्मन वर्ग है, जर्मन मतलब डी मतलब द होता है। ब्रॉगली साइंटिस्ट का नेम है, तो ब्रॉगली के आगे द लगा रहता है, दी ब्रॉगली कंसेप्ट में, तो डी ब्रॉगली हो गया वो। डी ब्रॉगली कंसेप्ट में क्या होता है, वो बात करता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे मैटर का ड्यूअल नेचर है, सेम लाइक तुम इसका देखो वेव का, लाइक वेव का ड्यूअल नेचर क्या होता है, एक तो लाइक लाइट लिखो, लाइट का दोनों नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। वेव नेचर कैसा होता है, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, वेव ये करता है ना, ये दो टर्म सुना होगा शायद, ये सुना है ना, वेव, वेव का दो नेचर, फ्रैक्शन, और पार्टिकल नेचर होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर, और ये है वेव नेचर। आप बताओ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन यू नो कि क्या होता है, बताओ किसको मालूम है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मालूम है? हाँ, इंटर डिफ्रैक्शन एक बताता हूँ। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि मान लो कि एक रूम में स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाता है, एक रूम में स्मॉल विंडो भी हो तो पूरा रूम लाइटेड हो जाता है। कैसे होता है, लाइट जहां पे स्ट्राइक करेगा वहां से वो बेंड नहीं होता, बेंड के जगह स्कैटर्ड हो जाता है, डिफ्रैक्ट हो जाता है, पूरे रूम में लाइट आनी स्टार्ट हो जाती है। हर एक पॉइंट एक न्यू सोर्स ऑफ लाइट का वर्क करने लगता है। तो लाइट क्या होता है, वेव जो होता है डिफ्रैक्शन होता है। बट मान लो मार्कर ले लो, तो मार्कर डिफ्रैक्शन होगा क्या? ऐसा हो सकता है कि मार्कर को थ्रो करो और वो जाके जैसे ही स्ट्राइक करे विंडो को, चारों ओर मार्कर ही मार्कर निकलने लग जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है। तो मार्कर के केस में क्या होगा, ओनली मार्कर में नहीं हो सकता है ना। और तो ये वेव के केस में होता है, वेव क्या होता है, एक पॉइंट से टकराया तो नया वेव चारों ओर जाना स्टार्ट होगा, तो डिफ्रैक्शन होता है। बट ये पार्टिकल नेचर क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोगों ने किया होगा, व्हाट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोचो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि फोटॉन्स जाके स्ट्राइक करेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, यही रहता है ना, फोटॉन्स स्ट्राइक एंड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, सोच लो यही रहता है ना। हाँ, तो ये एक पार्टिकल का ही नेचर है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो उसे मोमेंटम मिला। मोमेंटम कैसे मिल सकता है किसी चीज को, तो कुछ तो स्ट्राइक कर रहा है जिसके पास मोमेंटम हो। तो जो कुछ स्ट्राइक कर रहा है जिसके पास मोमेंटम होगा, वो कौन सा हो सकता है? हाँ, वो कुछ तो स्ट्राइक कर रहा है जिसके पास से वो मोमेंटम आ रहा हो। तो वो वेव ही है, वेव में क्या होता है, मोमेंटम होता है, तभी वो जाके होता है। अब सोचो लाइट में मोमेंटम कैसे आ गया, मोमेंटम कैसे आता है, क्या डिफाइंड है मोमेंटम? लाइट में हो सकता है कि मोमेंटम होगा, फोटोन का तुम जानते हो कि मोमेंटम नहीं होता, क्या होता है ना? फोटोन में मोमेंटम होता है, फोटोन में मास होता है। नहीं, फोटोन मासलेस है, फोटोन में क्या होता है, ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी होती है ना। हाँ, तो फोटोन में ओनली एनर्जी होती है, तो मोमेंटम कैसे आ गया वो? हाँ, फोटोन में मोमेंटम कैसे आ गया फिर सोचो। हाँ, तो किसी भी फोटोन में आ, किसी भी मास से, ये फोटोन क्या होता है कि एनर्जी पार्टिकल है, तो एनर्जी पार्टिकल में क्या होता है, उसमें तो एनर्जी है ना। हाँ, तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज डिफाइंड है h बाई लैम्डा।
मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज डिफाइंड एज h बाई लैम्डा। तो फोटोन जाके स्ट्राइक करेगा तो ये चीज होगा। तो फोटोन में मोमेंटम है तभी इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम आया ना, वरना इलेक्ट्रॉन में अचानक वेलोसिटी कैसे आ गई। तो ये इमेजिन किया गया कि कैसे हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, तो इसमें मोमेंटम है तो अचानक मोमेंटम आ तो ये जो लाइट आता है इसमें दोनों नेचर है, कौन सा हो गया सोचो। लाइट में क्या हो गया, वेव नेचर है पार्टिकल नेचर, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों होता है। पार्टिकल नेचर होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन में मोमेंटम होता है जाके बाहर किया। तो उसी तरह नेचर में भी उसने बोला कि मैटर में भी क्या होता है, वो मैटर का भी दोनों नेचर होता है, कौन सा, वेव और वेव और पार्टिकल। वेव और पार्टिकल। हाँ, मैटर में क्या हो गया, वेव और पार्टिकल हो गया, यही है ना। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मासिव पार्टिकल वो क्या होता है, एक कंसेप्ट है वेवलेंथ एसोसिएटेड with a massive particle with a particle moving with a velocity v। तो वो कितना होगा, लैम्डा उसका होगा h बाई एम वी। उसका वेवलेंथ तुम एसोसिएटेड बता सकते हो, तो जैसे तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ मास है कुछ वेलोसिटी है, एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। वो वेवलेंथ एसोसिएटेड कितना हो जाएगा, h बाई लैम्डा, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। मास तुम्हारा मास हो गया इनटू वेलोसिटी। तो सोचो h का ऑर्डर कितना है, 10⁻⁻34। एच कितना है, 10⁻⁻34 का ऑर्डर का है, डिवाइडेड बाई मास तुम्हारा आ गया और वेलोसिटी तुम्हारा आ गया। तो ऑर्डर भी तो 10⁻⁻34 का आ गया ना, तो वेवलेंथ तो बहुत छोटा पड़ गया। वेवलेंथ सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं वेवलेंथ क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट है ना। हाँ, तो इसमें वेवलेंथ इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। तो वेवलेंथ जो होता है उसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट मान के चलते हैं कि काम नहीं करेगा। बट वही इलेक्ट्रॉन रहे तो, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कितना होगा, मतलब कि यह बुलेट मान लो 50 ग्राम का बुलेट है, उसका स्पीड कुछ मान लो, इसका स्पीड तो ज्यादा होगा 200 मीटर पर सेकंड मान लो। तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस, बताओ तो कितना मीटर आ रहा। आगे आंसर। ओके, एक आंसर आया, किसका आंसर है, 6.6 इंटू 10⁻⁻38। हाँ, अब सोचो विग्नेस का आंसर है वह।
एच और एम बी बस पुट करो ना। एच का वैल्यू कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻³ मास कितना रखा, मास ऑफ 50 इंटू 10⁻³ है ना, किलोग्राम में रखोगे ना, और सब ऐसा यूनिट, वेलोसिटी 200, तब ये जो आएगा मीटर में आएगा। ये पावर कितना हो गया 6.626 इंटू ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, ये 10 हो गया, 10 ऊपर जाएगा तो कितना 10⁻35 मीटर। तो ये क्या हो गया इनसिग्निफिकेंट, बहुत छोटा है ना। तो सोचो बुलेट जब इतना हल्का है तो उसके लिए इनसिग्निफिकेंट है, तो हम लोग के लिए वेव नेचर क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट ही तो रहेगा ना। हाँ, तो हम लोग के लिए वेव नेचर क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, तो कोई भी मासी पार्टिकल जैसे तुम ही कहीं मूव कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ भी एक वेवलेंथ है एसोसिएटेड, बट वो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। यही होगा ना, तो उस चीज को हटा दो फिर। तो ये जो स्मॉलर पार्टिकल होगा, ये वैल्यू बहुत स्मॉल है ना, इनसिग्निफिकेंट क्यों, वेरी स्मॉल। तो फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स सिग्निफिकेंट होगा, तो इट इज सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल मतलब कितना स्मॉल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटम, मॉलिक्यूल्स, इस लेवल की बात जो दिख नहीं रहे उसके लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को देखा गया ना, तो इसका दोनों नेचर है, एक है डिफ्रैक्शन भी है, सोचिए डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, और एक क्या है इसका डिफ्रैक्ट होना, मतलब क्या हो गया ये, और एज से स्ट्राइक कर रहा है, चारों डिफ्रैक्ट हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जाके कहीं सोचो रूम जैसा सनलाइट जैसा होता है ना, वैसे होता है, कहीं एज पे स्ट्राइक किया पूरे रूम में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। तो ये डिफ्रैक्शन लाइक वेव नेचर हो गया, और पार्टिकल नेचर भी इसका तो है ही, पार्टिकल नेचर तो वेल नोन है। ठीक है, नोट करो इसे। ओके डन। ठीक है, नेक्स्ट। तो सोचो इलेक्ट्रॉन के लिए तो पार्टिकल नेचर आ गया, तो वेवलेंथ मैंने बता दिया, लैम्डा इक्वल टू h/p, दैट इज कॉल्ड h/mv। अब ये तो किसी का भी तुम निकाल सकते हो, कोई पार्टिकल है जिसका मास वेलोसिटी मालूम है, h मालूम है, तो लैम्डा निकाल दो। अब इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, तब क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, किसी का काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो तुम p का वैल्यू बता सकते हो, p इक्वल टू mv होता है, p को mv लिखता है ना, तो हाफ इंटू 2m कर दें। एक मिनट। और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। तो कितना हो गया, इसको हाफ इंटू 2m कर दो, m²v² कर दो, mv का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, एक जनरल फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया। तो mv का वैल्यू कितना हो गया, p इक्वल टू mv इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिख सकते हो ना। सोच लो काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो इस तरह से हम लोग कर देंगे, जब ये आ जाए तो लैम्डा का वैल्यू h/mv कर दो, h/√2m काइनेटिक एनर्जी, या ई के लिख दो, ई फॉर ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन जैसे हो गया कि इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी गई कि कुछ तो 2 इंटू 10⁻⁻18 जूल है, तो लैम्डा क्या होगा,
कैसे कैलकुलेट होगा? ओके, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करके देखें। 2 × 10⁻18 लिया है ना मैंने। तो लैम्डा जो होता है h/√/2 के 6.626 × 10⁻34 /√2 इंटू मास 9.1 × 10⁻31 के 2 × 10⁻18। सिर्फ इतना ही करना है, बट फॉर्मूला ये तो याद होना चाहिए ना, कितना मीटर होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। इफ अ चार्ज q is accelerated by potential v, then then kinetic energy जो होता है is given by q into v, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड बाय 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सिलेट करो तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 1 eV। यहाँ पे आ गया Q इंटू वी ना, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी कितना है? 1 वोल्ट ना, इतना जूल आ जाएगा। तो यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। समझ में आया ना? जैसे हीलियम 2+ एक्सिलरेटेड बाई कुछ दिया गया 5 वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? चार्ज कितना हो गया? 2+ मतलब 2 टाइम्स, 2 × 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी का वैल्यू 5 कर दो, इतना जूल आएगा। देख लो, क्लियर है? डाउट है? अप्रोक्सीमेटली कितना? 1.1 इंटू 10⁻27। ओके, हाँ विघ्नेश, ठीक है, इसे नोट करो, बताओ क्या हो रहा है। कोई डाउट है कि क्लियर हो रहा है? क्लियर? डन ऑल्सो? नोटेड ना? यस।
हाँ, विघ्नेश ने यस बोला, और लोगों ने सबने नोट कर लिया? कोई डाउट है तो बताओ। महेश यस। ओके यस। ठीक है, तो चार्ज क्यू, एक क्वेश्चन बताओ। हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा विल बी एच बाई एम वी इक्वल टू रूट ओवर एच बाई रूट ओवर 2 m e के, और क्यू और चार्ज पोटेंशियल वी से एक्सलेट करोगे तो 2 m QV, ये हो जाएगा लैम्डा। अब क्वेश्चन पूछे, फाइंड द wavelength of an electron accelerated by, कुछ वैल्यू ले लो, 10 वोल्ट। हाँ, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर यूज करना पड़े तो भी चलेगा, बट इसे कैलकुलेट करो, लिखने से प्रैक्टिस हो जाता है ना।
हो गया वैल्यू? कितना आ रहा है? 10⁻10 का ऑर्डर का जा रहा है। ओके। ठीक है, देखते हैं। चलो अटेम्प्ट ले लेना, बस वही था। लैम्डा का जो वैल्यू होता है h/√/2m³ ही है। h का वैल्यू हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v। v का वैल्यू कितना हो गया? 10। ये क्या करते हैं? हम्म इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए एक काम करते हैं, इतना पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा। तो वो जो वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा √150। सबको इनसाइड ले लो भाई। जो ये v था, इसको v रखते हैं बाई v, और ये तो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये इतने का वैल्यू है। ये जितना इलेक्ट्रॉन वगैरह का रखा ना, इतने का वैल्यू है ये। इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा, ओनली फॉर व्हाट, ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है। डेटा तो इलेक्ट्रॉन का पुट किया ना, ये नहीं कि सबके लिए पुट करने लगना। इसको क्यों बना कर रखा है, इससे तुम आराम से बता दोगे। तब ये क्वेश्चन यदि फॉर्मूला रहता तो क्या कर देते हम लोग? 150/10 √15 एंगस्ट्रॉम, मतलब ऑलमोस्ट 3.9 के करीब ले लो, ऑलमोस्ट 3.9 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया डेटा? ओके, नोट कर लो। डन। यस विग्नेश। नेक्स्ट देखो, ये तो कर लिया हम लोगों ने। लैम्डा कैसे निकालना है, अब दूसरा करें। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते रहता है। फाइंड द रेशियो ऑफ wavelength of a proton accelerated by 10 volt to that of what? कोई ले लो, हीलियम 2+ आयन, हीलियम 2+ एक्सिलरेटेड बाय कुछ और ले लो, 30 वोल्ट। हाँ, इसको फाइंड करो दोनों का रेशियो। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था वो लिख देता हूँ, ये तो फिर बैक पेज पे है ना।
लैम्डा का वैल्यू था h/2m³ ये कई बार आते रहा है। ट्राई करो, दोनों का वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। 4 × 10⁵ आया बिजनेस तुम्हारा आंसर। ओके, डन। और लोगों ने भी आंसर कर ही दिया होगा। तो देखो, हम लोग को क्या चाहिए था, लैम्डा प्रोटॉन डिवाइडेड बाई लैम्डा हीलियम 2+, यही है ना। तो लैम्डा प्रोटॉन की बात करें तो h/√2m प्रोटॉन q ऑफ प्रोटॉन v ऑफ प्रोटॉन बाई h/√2m हीलियम 2+ q ऑफ हीलियम 2+ और v ऑफ हीलियम 2+, यही होगा ना। ये रेशियो लोगे तो सब कैंसिल होगा, केवल m³ आ जाएगा। mhe2+ डिवाइड बाई m प्रोटॉन इंटू v q आ जाएगा, qhe2+ बाई q प्रोटॉन। ये क्या हो जाएगा, vhe2+ बाई v प्रोटॉन, यही होगा ना। सोच लो।
पहले पुट किया, आंसर आया सबका भी। ये हो जाएगा मास ऑफ हीलियम 2 प्लस, मास ऑफ प्रोटॉन को एक्स ले लो, तो हीलियम का प्रोटॉन कितना होगा, उसका 4x मास होगा ना, 4 टाइम होता है हीलियम। 2He4, मतलब 2He4 मतलब कितना हो गया, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसको ऑलमोस्ट कितना ले लोगे, 4 प्रोटॉन का मास ले लो। चार्ज इस पे कितना होता है, 2E। इस पे चार्ज होगा E के बराबर। वोल्टेज इसका कितना दिया था, 30, डिवाइडेड बाई इसका कितना हो गया, प्रोटॉन का। हीलियम प्लस को 30 दिया था और प्रोटॉन को 10 दिया था। अब कैलकुलेट कर लो, देख लो, ये क्वेश्चन बहुत आते रहता है, ठीक है। हम्म, क्लियर हो गया ना, मेन ये था कि कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके। हाँ, नेक्स्ट देखो फिर, ये पार्ट तो हो गया। तो डिब्रोगली में इतना वाला पार्ट कर दिया, हाँ, एक और आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई 3/2 इंटू के टी। के क्या है, बोल्जमैन कांस्टेंट। बोल्जमैन कांस्टेंट। तो मतलब टी क्या हो गया, टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर इन केल्विन होगा वो। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन होगा, ये रहेगा ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा इसका, के हो गया बोल्जमैन के, इसका जो वैल्यू होता है, ये अब ये आएगा तुम्हें गैस लॉ में। बट अभी तो इसका वैल्यू करना होगा ना, 6 × 10⁻³ ये 1.38 × 10⁻³ हो जाता है बोल्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। और यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन ना, जूल पर केल्विन। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल, टेम्परेचर का केल्विन, तो के का यूनिट क्या होगा, ये है बोल्जमैन कांस्टेंट। जैसे O2 गैस मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 3/2 इंटू के इंटू टेम्परेचर। मास से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब गैस मॉलिक्यूल का वो, हाइड्रोजन गैस हो या ऑक्सीजन गैस, दोनों का सेम काइनेटिक एनर्जी है ना। वो तो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, इट इज 3/2 के टी, राइट। अब देखो, और गैसियस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 के टी। तो लैम्डा ऑफ O2 एट 300 केल्विन, मान लो ऑक्सीजन गैस 300 केल्विन पे, और हाइड्रोजन गैस एट कुछ तो 1200 केल्विन पे, ये दोनों का रेशियो क्या होगा। लैम्डा हुआ कितना, h/√/2m E के है ना, E के को 3/2 के टी लिख सकते हो, ये आ गया h/√/3m के टी। अब वैल्यू बता।
ओके डन। 4:1:8। ओके, सो लैम्डा का वैल्यू रख दें हम लोग। ये एच तो कैंसल, 3 भी कैंसल, क्या बच जाएगा ये रूट एम, H2 ऊपर गया बाई एम, O2 नीचे आएगा, एम इनवर्सली रिलेटेड है। और क्या बच जाएगा, के भी कैंसल, टी बच जाएगा ना, TH2 बाई टी, TH2 बाई क्या बच गया, TO2 ना। MH2 कितना होता है हाइड्रोजन गैस का, 2 AMU मान लो, और O2 कितना होगा, 32 AMU। हाइड्रोजन गैस कितना ले लिया, H2 गैस 1200 है ना, और O2 गैस को कितना लिया, 300, तो कितना हो जाएगा 300 का 4 इंटू 8, 1/4, तो 1/2। हाँ आंसर आया था ये, 1/2 ही है ना, देख लो एक बार कैलकुलेशन। हाँ चल गए का है वो 1/2, तो ये होगा फिर। ये भी जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में सब रॉन्ग करके आते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हाँ देख लो कैलकुलेशन बताओ, ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted by hydrogen atom by absorbing 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो उसका कितना होगा। हाँ, इसमें 1/2 क्लियर था ना, 1/2 ही है। ओके हर्ष, इसको सॉल्व करो। 2.7 एंगस्ट्रॉम। विघ्नेश, ओके।
और लोगों का देखते हैं आंसर। व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसे बाहर आने में लगता है। रेस्ट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ना। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया 20 - 13.6, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब उसका वेवलेंथ निकालो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो गया जिसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तब तुम्हें उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका वेवलेंथ निकालना है। ओके, देखो। लैम्डा किसका चाहिए था? h/√/2m e के। 6.626 इंटू 10⁻34/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻31 होता है ना। ओके हर्ष, आंसर आ गया है, ठीक है। इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? 20 माइनस, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6, बाहर आने पे लगता है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना। मतलब 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, बस इसको पुट कर दो। 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये हो गया ना। ये जूल क्यों लिखा? तो ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा? ऐसा ही यूनिट है तो मीटर में आएगा, देख लो। ओके, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट ये कर लिया। हाँ, डिब्रॉगली, डिब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr equal to nh/2 pi, not explained by, it was not explained, this was not explained by बोर। बोर ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया था ना। हाँ, तो ये डिब्रॉगली एक्सपेंशन इसे नोट करो। डिब्रॉगली एक्सपेंशन कर देते हैं।
ओके, नोटेड। अच्छा, उसका कैलकुलेशन कर रहे थे तुम, ठीक है, चलेगा कितना भी है। देखो, फिर ब्रॉगली क्वेश्चन क्या था, उसने बताया था कि इफ इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, तो उसका मोशन कैसे होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गया वो इसमें ऐसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, एक स्टैंडिंग वेव। उसने बताया था कि ये एक वेव होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये वेवलेंथ क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो सपोज ये लैम्डा हो गया, सपोज n number of waves in a Bohr's orbit is equal to n है, नंबर ऑफ वेव्स इन द बोर्स ऑर्बिट n हो गया। तो ऐसा ऐसा n वेव बनेगा तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई r इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, इस तरह से ऐड करो, 3 वेव बना तो 3 लैम्डा, 4 वेव बना तो 4 लैम्डा, ऐसे होता जाएगा ना लैम्डा। मान लो n वेव बना तो n लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, h/mv। तो 2 पाई r इक्वल टू इतना हो गया, एम वी आर इक्वल टू वॉट, NH/2 पाई। उसने प्रूफ कर दिया ना। जो बोर बता नहीं पा रहा था कि उसने ये इक्वेशन यूज किया, बट कहाँ से लिया। उसने बोला छोड़ो वो किधर से भी लिया, बट उसका रिजल्ट तो देखो सही आ रहा है। उसने बोला, बोला रिजल्ट चेक करो, रिजल्ट सही आ रहा है, तो हम लोग ये क्यों देखें कि किधर से आया। बट इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हुआ। क्लियर है। हाँ, कि उसने एक्सप्लेन किया वाई एम बी आर इक्वल टू NH/2 पाई। और दोनों में एक चीज था कि यहाँ पे एन क्या था, नंबर ऑफ वेव लिया था, और इसने बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू बोर एन वाज ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, मतलब दोनों सेम है, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव हर जगह आते रहता है। जब भी तुम लोग का टेस्ट होगा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा ही। मतलब बोर के फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा, बोर के सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव बनेगा ऑर्बिट नंबर के बराबर, बोर के थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स बनेगा, फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव बनेगा, फिफ्थ ऑर्बिट में 5 वेव बनेगा। ऑर्बिट नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। इसे नोट करो। ओके डन। तो नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म, अच्छा तुमने तो बोला ही नहीं डन कि नहीं, फॉर्म्ड इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट इक्वल टू 1, and second Bohr's orbit is equal to 2, third Bohr's orbit is equal to 3। the number of waves इतना इतना होता है। सोच लो, क्लियर हुआ।
ओके, डन हुआ। यस। अब देखो de Broglie में और कुछ है डिवल इक्वेशन के बाद। हाँ, नोट्स में जाओ। de Broglie इक्वेशन दिया था मैंने, वेव नेचर दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन का ये हो सकता था, राइट। पी वाला पार्ट कर दिया। हाँ, बुकलेट में जाओ। बुकलेट में कौन सी एक्सरसाइज है, तो सामने कर जाओ अभी मेरे। बुकलेट भेजा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, देखो तो। पेज 3 में ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का बुकलेट, मोल कंसेप्ट वाला में ही है ना। ओके ओके। हाँ, ड्यूअल नेचर तुम्हारा इधर है, पेज नंबर 63, सॉफ्ट कॉपी में। बिगनर्स बॉक्स सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 1। बिगनर्स बॉक्स 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 तक। बिगनर्स बॉक्स 4, क्वेश्चन नंबर 1 टू 13। पीडीएफ क्या है? 67। इससे करो, क्वेश्चन 1 टू 13 अभी करेंगे ताकि डाउट ना रहे। बिगनर्स बॉक्स 4, क्वेश्चन नंबर 2। Calculate the de Broglie wavelength of electron in the fourth orbit of B3 plus ion। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? h बाई एम वी आर लिखो। h बाई एम वी आर लिखोगे, सॉरी h बाई एम वी लिखोगे, और एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई है। वहां से एम वी का वैल्यू लिखो। लिखो एक बार खुद से ट्राई करो, कैसे आता है। लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी इन द फोर्थ ऑर्बिट चाहिए। एम वी इक्वल टू क्या होता है? एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई ना, तो एम वी का वैल्यू लिखो एन एच बाई टू पाई आर। अभी ट्राई करो तो आंसर आ रहा है इससे। अच्छा, मैं कर देता हूँ, रुक जाओ। आते रहता है, एग्जाम में स्ट्राइक करना चाहिए तब कर पाएंगे। देखो क्या था उसमें, सेकंड क्वेश्चन है। एम वी इक्वल टू एन एच बाई टू पाई आर लिख सकते हो। एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, तो एम वी का वैल्यू कितना होता है? एन एच बाई टू पाई आर। अब हम लोग को इसमें किसका वैल्यू निकालना है वो देखें तो, वो जो वैल्यू है इसका लैम्डा का वैल्यू, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बी थ्री प्लस आयन।
फोर्थ ऑर्बिट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B3+ आयन कितना हो जाएगा? h बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन द फोर्थ ऑर्बिट, h बाई mv का वैल्यू क्या रख देंगे? nh बाई 2 पाई r। ये r फोर्थ ऑर्बिट का होगा, n का वैल्यू 4 होगा, ये होगा ना। ये आ गया 2 पाई r4 बाई n, वेयर n का वैल्यू क्या है? फोर्थ ऑर्बिट के n का वैल्यू 4 आ जाएगा यहाँ पे। 2 पाई बाई 4, r का वैल्यू था r0, n² बाई z, n का वैल्यू कौन सा है? 4 ना, तो 4 का स्क्वायर बाई z, z का वैल्यू क्या था? r4 = r0 n² बाई z, n का वैल्यू 4 था और z किसका है? HHLIB, हाँ वो भी 4 है इसका, ये भी 4 है, z भी और n भी 4 है। तो कितना आ जाएगा ये? 2 पाई r0 आ जाएगा। r0 क्या है? 0.53 एंगस्ट्रॉम ना। कैलकुलेशन देख लो एक बार, आंसर आ रहा है क्या वो देखो। एक आंसर सी तो दिख रहा है सेकंड में, सेम होगा। क्लियर हो गया? ऑप्शन सी, ओके।